नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। आप एमसीडी प्रभारी एवं विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली के एलजी किसी एक वार्ड से एमसीडी का चुनाव लड़कर दिखाए। यदि वो जीतते हैं तो हम उनकी मानेंगे और यदि वो हारते हैं तो अपने पद से उन्हें इस्तीफा देना होगा। अगर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति वार्ड का चुनाव तक नहीं जीत सकता तो उसे अपने पद पर बने रहने की कोई अधिकार नहीं है। एलजी विनय सक्सेना को सिर्फ गुंडागर्दी और दादागिरी करने के लिए बाहर से लाकर दिल्ली वालों के सिर पर बैठाकर रख दिया गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए लोकतंत्र में चुनाव के उत्सव की तरह होता है और इस उत्सव में देश की जनता भाग लेती है, वोट देती है और निर्णय लेती है कि कौन उनका प्रतिनिधित्व करेगा। सभी पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, उन उम्मीदवारों को जनता वोट देती है और जो जीतता है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करता है। आगे उन्होंने कहा कि एमसीडी चुनाव काफी समय से टाले जा रहे थे और आखिरकार उसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है और पूरी दिल्ली में 250 वार्ड हैं। इससे संबंधित हमारा एक प्रपोजल है। हम चाहते हैं कि दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को भी किसी एक वार्ड से चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो चुनाव जीत गए तो हम उनकी मान लेंगे और अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। दुर्गेश पाठक ने कहा कि नैतिक रूप से अगर कोई व्यक्ति वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकता तो उसे अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। एलजी साहब को दिल्ली में सिर्फ गुंडागर्दी और दादागिरी करने के लिए बाहर से लाकर दिल्ली वालों के सिर पर बैठा दिया गया है। इससे अच्छा है कि वो किसी एक वार्ड से चुनाव लड़ ले। तो आपको बता दें कि कल एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने उपराज्यपाल सक्सेना को चुनौती दी है और कहा है कि किसी एक वार्ड से वो चुनाव लड़कर दिखाएं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ले दुर्गेश पाठक की अगर बात कर ले तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्गेश पाठक ने सीधे एलजी को चुनौती दी है और ये कहा कि अगर एलजी किसी एक वार्ड से चुनाव लड़कर दिखाए, अगर वो जीतते हैं तो हम उनकी मानेंगे और अगर वो हार जाते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं अब चुनावी मुद्दे के अंदर या फिर कहें चुनावी रणनीति के अंदर उतरती हुई नजर आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं कहते भाजपा को भरपूर तरीके से घेरने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी के अंदर कल दुर्गेश पाठक के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसके अंदर उपराज्यपाल वीके सक्सेना को ही चुनौती दे दी गई। ये कह दिया गया कि आप किसी भी वार्ड से अगर चुनाव लड़ते हैं, यानी कि निगम के चुनाव लड़ते हैं दिल्ली के अंदर से, अगर वो जीतते हैं तो जैसा वो कहेंगे वो वैसा करने के लिए तैयार है, मगर अगर वो हारते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी शर्मनाक घटना जरूर होगी। और लगातार कहीं ना कहीं वीके सक्सेना को जिस तरह से दुर्गेश पाठक ने चुनौती दी है उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की भरपूर कोशिश की जा रही है। जी राजीव, वहीं बात कर लें, जिस तरीके से चुनौती कल दुर्गेश पाठक द्वारा एलजी को दी गई है, तो इसमें एलजी का कोई रिएक्शन सामने आया हो? देखिए, अब उपराज्यपाल की बात करें तो उपराज्यपाल की तरफ से अभी तक इसका जवाब नहीं दिया गया है, मगर भाजपा की तरफ से जरूर इसका जवाब दिया जा रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो झूठ की सरकार है और कल भी प्रेस वार्ता की गई थी जिसके अंदर भी ये कहा गया था कि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार झूठ बोलने का काम करती है। और जिस तरीके से सत्येंद्र जैन के ऊपर भी आरोप लगाए गए, मनीष सिसोदिया के ऊपर भी आरोप लगाए गए, यहाँ तक कि ये भी बताया गया प्रेस वार्ता के माध्यम से कि बड़ी कार्रवाई की जा रही है ईडी और सीबीआई के द्वारा, मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो कटघरे के अंदर गिरती हुई नजर आई। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक ने एमसीडी की कमान संभाल रखी है और उस तरीके से कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को ही घेरने की कोशिश की है, उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं चुनौती बड़ी सोच समझ के दी गई है। मगर यहाँ पर भाजपा को कहीं ना कहीं इसका जवाब जरूर देना होगा और शायद यही जवाब जो है वो निगम चुनाव के अंदर भी देखने को मिल सकता है। जी राजीव, वहीं बात कर ले, लगातार एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी पर यह आरोप लगता आ रहा था कि बीजेपी एमसीडी चुनाव को टालने की कोशिश कर रही थी, टालने का प्रयास बीजेपी द्वारा किया जा रहा था। देखिए, यहाँ पर बात करें एमसीडी चुनावों को टालने की, तो लगातार कहीं ना कहीं यही आरोप जो है वो पिछले 1 साल से लगाया गया था। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब जिस तरीके से दिल्ली चुनाव आयोग की तरफ से बिल्कुल चुनाव की घोषणा कर दी गई, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर एक
खुशी जरूर देखने को मिली थी, मगर कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि एमसीडी के लिए पहले से ही आम आदमी पार्टी तैयार थी और कहीं ना कहीं चुनाव के लिए बार बार कहीं ना कहीं भाजपा को घेरा जा रहा था। ये भी कहा जा रहा था कि चुनावों को टालने की कोशिश की जा रही है। हार के डर की वजह से कहीं ना कहीं तीनों नगर निगमों को एक किया गया और उसके बाद में चुनावों को टालने की कोशिश की गई। मगर आप कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनावों को टालने की जरूर कोशिश की गई थी, मगर सिर्फ तीनों ही नगर निगमों को एक करने के लिए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कैसे गणना के बाद में कहीं ना कहीं अब चुनावों की घोषणा हो चुकी है और लगभग एक महीने का समय भी नहीं है अब, यानी कि 4 दिसंबर को वो जो जनता है वो वोटों का इस्तेमाल करेगी और उसके बाद में 7 दिसंबर को इसकी रिजल्ट आ जाएंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब चुनावी जो माहौल है वो बिल्कुल गर्माता नजर आ रहा है और लगातार आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि जो जनता की कमियां दिक्कतें थी कूड़े को लेकर या फिर कहे जो टेंडरों को लेकर या फिर सफाई कर्मचारियों को पक्का करने के लेकर वो लगातार वो करेंगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कूड़े के ढेरों को खत्म करने की बात है उसके लिए अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से खुलासा नहीं किया गया है कि वो किस, अगर सरकार निगम के अंदर आते हैं तो वो किस तरीके की रणनीति बनाएंगे। मगर भाजपा जो है वो लगातार कहीं ना कहीं कर्मचारियों को पक्का करने के लिए आप कोशिश करती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, जिस तरीके से आपने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो कूड़े के कचरे के जो ढेर हैं उन्हें किस तरीके से हटाएगी, लेकिन जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है उसके बाद दुर्गेश पाठक कहते हैं कि अब समय आ गया है कि दिल्ली से कचरे के पहाड़ हटाने। अगर उनके पास स्ट्रैटेजी है वही तैयार नहीं है तो उन्होंने ये किस आधार पर कह दिया कि अब समय आ गया है कि जो दिल्ली है वहां से कूड़े के जो ढेर है उन्हें हटाया जाएगा? देखिए, जब दुर्गेश पाठक की बात करें, जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ और लगातार ये जानकारी मिली कि 4 दिसंबर का चुनाव है तो उसके कुछ देर बाद ही दुर्गेश पाठक की तरफ से प्रेस वार्ता की गई। तो उनसे जब सवाल पूछा गया था कि आप ये किस तरीके से कह रहे हैं कि निगम के अंदर अगर आम आदमी पार्टी आती है तो आपके पास ऐसी कौन सी रणनीति है जो कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर दिया जाएगा, मगर वो रणनीति का जो खुलासा है वो नहीं किया, सिर्फ सवालों से बचने की कोशिश की गई। मगर यहाँ पर जिस तरीके से घोषणाएं की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं कि अगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी आती है तो ये तीनों ही कूड़े के पहाड़ जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे और दूसरे जो नए पहाड़ जो बनाए जा रहे थे 16 जो जिनका नाम लिया जा रहा था कि 16 कूड़े के ढेर और बनाए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनको भी खत्म किया जाएगा। मगर जो रणनीति है या फिर कहे जो चैटर्जी है कि किस तरीके से इसको खत्म करने के लिए कोशिश होगी या फिर कहे इन कूड़े को कहां पे इस्तेमाल किया जाएगा, किस तरीके से दिल्ली से बाहर किया जाएगा या इसका इस्तेमाल कहां किया जाएगा, इस तरीके का खुलासा जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं किया जा रहा है। मगर सिर्फ कूड़े को ढेरों को खत्म करने की बात की जा रही है। तो वो कूड़े के ढेर कैसे खत्म होंगे ये जरूर बस एक बड़ा सवाल बनता है। मगर इस सवाल का जवाब जो है वो दुर्गेश पाठक बचते हुए नजर आए थे इस सवाल से। जी राजीव, बात वहीं कर ली जाए दुर्गेश पाठक की, अगर एक बार फिर बात कर ली जाए तो सीधा रुख एमसीडी चुनाव को लेकर दुर्गेश पाठक का क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि लंबे समय से लगातार जितनी बार भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सिर्फ एक बात उनके मुंह से हमेशा सुनी जा रही थी कि एमसीडी चुनाव क्यों नहीं हो रहे। एमसीडी चुनाव के पीछे लगातार वो उसके लिए मांग करते जा रहे थे। तो एक सीधा रुख जो एमसीडी चुनाव को लेकर दुर्गेश पाठक का देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक को ही एक ऐसी कमान दी गई थी एमसीडी की, क्योंकि एमसीडी जो दिल्ली नगर निगम की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी नहीं है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई जा रही थी कि लगातार कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर एक दबाव बनाया जाए और वो दबाव जो है वो अब कहीं ना कहीं काम होता हुआ नजर आया, क्योंकि सीधे सीधे कहीं ना कहीं अब चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। तो अब दुर्गेश पाठक यानी कि अगर निगम के अंदर आ भी जाते हैं तो दुर्गेश पाठक के हाथ में पूरी निगम की कमान जो रहेगी। इसीलिए दुर्गेश पाठक बार बार आरोप लगा रहे थे कि भाजपा जो है वो निगम के अंदर भ्रष्टाचार कर रही है। स्कूलों को बात करें, अस्पतालों की बात करें जो निगम के अंदर थे या फिर कहें जो कर्मचारी थे जिनकी सैलरी को लेकर बड़े आरोप लगते नजर आ रहे थे कि सैलरी नहीं दी जा रही है और बार बार यह भी कहा जाता था कि दिल्ली सरकार सैलरी नहीं दे रही है। मगर जब तीनों नगर निगमों को एक कर दिया और केंद्र सरकार के हाथ में निगम आ चुका था, मगर उसके बाद में भी कहीं ना कहीं कर्मचारियों की जो परेशानियां थी वो लगातार जारी थी। इसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है निगम के अंदर। अगर आम आदमी पार्टी निगम के अंदर आ भी जाती है तो वो ऐसी कौन सी रणनीति लेके आएंगे जिससे निगम कर्मचारियों की परेशानियां सैलरी को लेकर, पेंशन को लेकर या फिर उनको पक्का करने को लेकर या फिर जो तीनों कूड़े के ढेर है जो उनको खत्म करने को लेकर या फिर निगम के जो सरकारी स्कूल है उनको लेकर या फिर कहें जो सरकारी अस्पताल बने हुए निगम के उनको लेकर क्या रणनीति रहेगी, ये अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। सिर्फ चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। जी
राजीव, बात वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले की अगर बात कर ली जाए तो पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एमसीडी के चुनाव को लेकर सीधा टक्कर देखने को मिलती थी, लेकिन अब जब से आम आदमी पार्टी जो है उनकी सरकार दिल्ली में बनी है तो कहीं ना कहीं एक कंपटीशन देती हुई आम आदमी पार्टी यहां पर बीजेपी को दिख रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि एमसीडी का चुनाव है, इसमें कौन बाजी मार सकता है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? देखिए, यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी। जिस तरीके से जब सोनिया कैसे हैं, शीला दीक्षित की सरकार थी तो कहीं ना कहीं निगम जो था वो एक था, मगर उसके बाद में कहीं ना कहीं तीनों नगर निगमों को बांट दिया गया था, 3 डिवाइड में बांट दिया गया था। मगर उस जब भाजपा आई थी तो 15 साल तक भाजपा रही निगम के अंदर, मगर तीनों ही नगर निगमों को तीनों ही डिवाइडों में बटा हुआ था और उसी तरीके से काम किया जा रहा था। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का वजूद आया और उसके बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो जगह थी, यानी कि जो कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो टक्कर थी, अब वही टक्कर जो है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में देखने को मिल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का रोल था वो खत्म हो चुका है और आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस की जगह पर आ चुकी है। मगर यहां पर जिस तरीके से अब टक्कर देखने की बात की जा रही है या फिर कहे चुनाव जीतने की बात है, वो लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में ही है। मगर भाजपा लगातार ये भी कह रही है कि जो निगम के अंदर कार्य किए गए वो सराहनीय है, जनता उनसे परेशान नहीं है, जनता को कहीं ना कहीं उससे फायदा हुआ। मगर यहाँ पर निगम की बात करें तो निगम के अंदर चाहे वो सफाई को लेकर हो, सफाई कर्मचारियों को लेकर हो, या फिर कहे जो चांदनी चौक के अंदर लाइब्रेरी थी जो निगम की थी उसको लेकर हो, या फिर कहे और परेशानियां हो, उसको लेकर भाजपा की तरफ से अभी भी कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं है जिससे कहीं ना कहीं जनता संतुष्ट होती हुई नजर आए। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी भी लगातार कहीं ना कहीं बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आ रही है, मगर उन दावों की सच्चाई जो है वो शायद निगम चुनाव के बाद ही पता लग पाएगा। अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है तो ऐसी कौन सी रणनीति उनके पास है जिससे वो कर्मचारियों को पक्का भी कर सके, उनकी समय पर सैलरी भी मिल सके, और पेंशन है जिसको जो जो रिटायरमेंट की तरफ है उनके लिए भी कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, या फिर कहें जो तीनों की कूड़े की ढेर है उनको खत्म करने के लिए क्या रणनीति रहेगी। मगर यहाँ पर सिर्फ चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। और टक्कर की बात करें दोनों में से कौन जीतेगा, लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो ये दावे कर रही है कि भाजपा ने भ्रष्टाचार किया है, इसीलिए कहीं ना कहीं बदलाव का समय है और वो बदलाव जो है वो आम आदमी पार्टी ही कर पाएगी। मगर जनता की बात करें तो जनता दोनों तरफ से समझ चुकी है कि जनता सीट पर कोई भी बैठे, यानी निगम की सीट पर कोई भी आ जाए, मगर जनता के लिए जो भी काम करेगा वो सिर्फ उन्हीं को पसंद करेंगे। जी राजीव, बात कर ली जाए अगर एक मुद्दा जो राजधानी में इस वक्त काफी गूंज रहा है वो है कूड़े के ढेर, जो इस वक्त राजधानी में जिसकी गूंज जो है सुनाई दे रही है, तो ऐसे में कूड़े के जो ढेर हैं वो कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए बन सकते हैं? देखिए, भाजपा की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कूड़े के ढेर जो है दिल्ली के अंदर ओखला की बात करें, गाजीपुर की बात करें, बिलासपुर की बात करें, यहाँ पर 3 ऐसे कूड़े के पहाड़ हैं जो काफी बड़े माने जाते हैं। और कहीं ना कहीं जहां पर आसपास के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक बीमारियों का शिकार भी होते नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर सिर्फ उन कूड़े के ढेर को राजनीति के मोहरा बनाया जा रहा है, सिर्फ ना कि उसको खत्म करने के लिए। क्योंकि भाजपा से जब सवाल किया जाता है तो भाजपा कहती है कि जब ने 60 फुट जो कूड़ा है वो खत्म कर दिया गया है और उसके बाद में भी कहीं ना कहीं कूड़ा डाला जा रहा है। मगर यहां पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी कहती है हम तीनों ही कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर देंगे, मगर खत्म करने के साथ साथ उस जगह का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा, और ये कूड़ा जो है जो इतने बड़े बड़े पहाड़ के रूप में है इसको कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि दिल्ली से बाहर लेके जाया जाएगा या इसका रिसाइकल किया जाएगा या कंपनियों को ठेका दिया जाएगा जैसे भाजपा ने ठेका दिया था। और आम आदमी पार्टी उसी ठेकों को लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती नजर आ रही है कि भ्रष्टाचार किया गया है, क्या उन कंपनियों को ही ठेका दिया जाएगा, क्या इस तरीके की रणनीति है। मगर यहां पर रणनीति अभी तक दोनों ही तरफों से नहीं स्पष्ट की जा रही है, मगर कूड़े के ढेर का जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मोहरा बनाकर इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है जनता के बीच में। जी राजीव, अगर बात कर लें जो चुनावी दंगल है वो केवल गुजरात या हिमाचल में देखने को नहीं मिल रहा, अगर साफ तौर पर अगर बात की जाए, अब चुनावी दंगल दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर जनता को लुभावने वादों की अगर बात की जाए, लुभाने किस तरीके से लुभाया जनता को जा रहा है, तो दिल्ली में आप उसका स्पष्ट उदाहरण देख सकते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव की घोषणा से पहले महिला मोहल्ला क्लिनिक्स की शुरुआत की है, और वहीं अगर बात बीजेपी की कर ली जाए तो पीएम मोदी ने 3000 से ज्यादा लोगों को उनके फ्लैट्स की जो है चाबी सौंपी है। तो पूरी तरीके से जनता को अपनी ओर लुभाने का काम यहां पर दोनों पार्टियों की तरफ से किया गया है।
यहाँ पर एक चीज और समझने की, भाजपा की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं बड़े लुभावने की वादे जरूर दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से कैसे केंद्र सरकार की बात करें तो कर्मचारियों को पक्का करने की भी कोशिश की जा रही है, 3,000 लोगों को पक्का करने की बात की गई है। उपराज्य जो पूर्व मेयर थे जयप्रकाश, उन्होंने भी इसकी तारीफ की है और कहीं ना कहीं ये कहा गया कि कर्मचारी जो है वो अब संतुष्ट है और उनकी जो मांगे हैं लगातार पूरे की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं बड़े मुद्दे लेकर आती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के लिए बसों के अंदर किराया फ्री किया गया, तो वो उस मुद्दे को लेकर भी कहीं ना कहीं निगम को लेकर कहीं ना कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि निगम के जो कर्मचारी होंगे, महिला कर्मचारी, उनके लिए भी बड़ी सुविधाएं दी जाएगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है बिजली फ्री, पानी फ्री या फिर कहें स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री दी जा रही है, स्कूलों के अंदर शिक्षा बेहतर की जा रही है, वही चीज अब निगम में लागू करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि सीधे सीधे कहे निगम के जो स्कूल होंगे तो उनको कहीं ना कहीं उसी तरीके से बनाया जाएगा जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों को बनाया गया है। अस्पतालों की बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने स्कूलों को अस्पतालों को बेहतर करने की कोशिश की गई है, उनमें दवाइयां दी जा रही है, तो वही चीज अब निगम के भी अस्पताल जो है उनके अंदर भी करने की कोशिश की जाएगी। मगर यहाँ पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता को अभी तक ऐसा विकल्प नहीं दिया जा रहा है जिससे जनता यही समझ सके कि उनके लिए बेहतर कौन सा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से जनता जो है वो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफों से परेशान है, क्योंकि अभी तक गलियों की सफाइयों की बात करें, जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, गलियों में पानी जमा हो जाता है। उसके लिए बार बार कहा जाता है कि हम जब भी मानसून आएगा हम तैयार हैं और उसके लिए प्रॉपर इंतजाम कर लिए गए, मगर उन प्रॉपर इंतजामों की जो धज्जियां है वो कहीं ना कहीं बारिश के अंदर देखने को मिलती है। वही चीज अब निगम के अंदर अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है, वो किस तरीके से रणनीति बनाएगी। और जब भाजपा जो है वो अभी तक ये दावे कर रही है कि 3 बार वो सत्ता के अंदर रह चुके हैं निगम के अंदर और चौथी बार भी वही आएंगे, मगर कहीं ना कहीं दावों के जो लुभावने के जो तरीके हैं वो जरूर अलग अलग बनाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, दोनों पार्टियों की तरफ से अगर बात की जाए तो अपनी अपनी तरफ से दोनों पार्टियां लगी हुई हैं कि जनता को किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित किया जाए और किस तरीके से एमसीडी चुनाव पर जो है अपना सत्ता काबिज की जाए, ये दोनों पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त चुका एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने कहा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भाजपा के ऑफर को स्वीकार नहीं किया तो पीए के खिलाफ फर्जी रेड करवाई। भाजपा की कोशिश है कि सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को गुजरात में चुनाव प्रचार से रोका जाए। पहले उन्होंने मनीष सिसोदिया को ऑफर दिया और भाजपा ज्वाइन कर लो तो आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। और उन्होंने आगे कहा कि भाजपा गुजरात में हार रही है, इसलिए अगले कुछ दिनों में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। गुजरात चुनाव में भाजपा जैसे जैसे हार की तरफ अग्रसर हो रही है वैसे वैसे उसकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। गुजरात के लोग बदलाव के उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर पहले दिल्ली फिर पंजाब चला। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दिलीप पांडे ने आज पार्टी मुख्यालय में महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे हार की तरफ अग्रसर हो रही है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट जो है बढ़ती जा रही है। पिछले काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में लगी थी कि मनीष सिसोदिया को गुजरात में चुनाव प्रचार करने से कैसे रोका जाए। उसी क्रम में आज माफ कीजिएगा कल भाजपा ने एक और चाल चली और ये लोग नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार करें। इनकी ख्वाहिश है कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लें। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने मनीष सिसोदिया को सीएम बनाने का ऑफर दिया, तब कहा कि भाजपा ज्वाइन कर लो और हम आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया नहीं माने। अब भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को ऑफर दिया और ये संदेश भिजवाया कि आप गुजरात मत जाइए, चुनाव प्रचार छोड़ दीजिए, हम बदले में बेगुनाह सत्येंद्र जैन को छोड़ देंगे और मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार नहीं करेंगे। इस ऑफर का भी कोई असर देखने को नहीं मिला और सीएम अरविंद केजरीवाल ने इससे मना कर दिया। ऐसे में भाजपा ने देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के पीए के खिलाफ फर्जी रेड कराकर भाजपा ने कार्रवाई करवाई। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, जिस तरीके से बात कर ले आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे ने ये कहा है कि बीजेपी को एक ऑफर दिया है जिसके बारे में दिलीप पांडे द्वारा तमाम बातें रखी गई हैं। एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, मैं निशा जी आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली में प्रेस वार्ता करते हुए दिलीप पांडे ने कहा है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को भी बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया गया था कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए,
हम आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को आम आदमी पार्टी को लगातार परेशान किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, चाहे वो शराब नीति के मामले में हो, चाहे स्कूल को लेकर, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो विकास आम आदमी पार्टी कर रही है उसको लेकर बीजेपी बौखलाई हुई है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि कई साल से वो विधानसभा चुनाव में सत्ता में नहीं काबिज हो पाई है। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी, बनती हुई पार्टी है और उसको लेकर दिल्ली में वो सत्ता में लगातार बनी हुई है, क्योंकि अभी हमने हाल में ही पंजाब चुनाव में भी विजय पाया और गुजरात के लिए हमारा पूरा दावा है कि गुजरात चुनाव हम जीत रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी लगातार हमको आम आदमी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को परेशान करने में लगी हुई। जी निशा जी। वहीं शिवम, अगर बात कर लें, क्या लग रहा है कि आप बीजेपी को गुजरात में कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है, और इससे पहले भी आप द्वारा ये कहा गया था कि बीजेपी द्वारा लगातार उन्हें ऑफर दिए जा रहे हैं कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन वही अगर बात बीजेपी की कर ली जाए तो बीजेपी हमेशा ये कहती आती है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बीजेपी द्वारा ऐसा कहा जाए हमारी तरफ ऑफर नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, अभी लगभग 2 या 3 साल बने होते, मतलब लगभग बने हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को लगातार टक्कर देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल में ही पंजाब चुनाव के बाद ही कुछ परिणाम देखने को ऐसा मिला कि एक चमत्कारी हो गया कि आम आदमी पार्टी भी कई राज्यों में सरकार, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी का अगला लक्ष्य गुजरात चुनाव है। गुजरात में इलेक्शन में पूरा दावा कर रहे हैं कि इस बार हमारी सत्ता में हम काबिज होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही सत्ता में आएगी। जी वहीं शिवम, बात कर लें, बार बार एक सवाल जो है सामने आ रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को गुजरात में प्रचार प्रसार करने से रोकना चाह रही है। बार बार ये प्रयास कर रही है कि आम आदमी पार्टी जो गुजरात में है वो प्रचार प्रसार ना कर सके, ऐसी पूरी कोशिश जो है बीजेपी द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि गुजरात चुनाव को जो नेता प्रचार करने जा रहे हैं, जैसे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कई नेताओं को ईडी द्वारा घेरा गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी का डायरेक्ट आरोप है कि हम गुजरात चुनाव में जाएं, गुजरात की जनता को अपना एक बदलाव बताएं, जो हम दिल्ली में बदलाव कर रखे, पंजाब में बदलाव कर रखे, वही गुजरात की जनता को हम बदलाव बताएंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारे गुजरात में हो सकता है सरकार बन जाए। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा द्वारा ईडी को या सीबीआई को या शराब नीति को कहीं ना कहीं विरोध लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे दिल्ली में हो या दिल्ली के बाहर हो। अब तो बात ये होगी कि आम आदमी पार्टी भी लगातार विरोध बीजेपी को करती हुई नजर आई, क्योंकि अभी मुद्दा जो चल रहा है कूड़े का पहाड़ को लेकर, दिल्ली के अंदर 3 नए कूड़े के पहाड़ को बने हुए हैं, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी भी बीजेपी की तरफ से लगातार राजनीति करती नजर देखने को मिल रहा है। निशा जी। शिवम, वही बात कर ले, जिस तरीके से कल मनीष सिसोदिया के पीए को गिरफ्तार किया गया है, उनके घर में जो है रेड डाली गई, तो क्या क्या चीजें इस रेड के दौरान सामने आई हैं? बिल्कुल सही आपने कहा कि मनीष सिसोदिया पीए की आवाज जाते हैं, उसके बाद ईडी द्वारा जाती है, क्योंकि वहां पे पूछताछ की जाती है। तो उनके जो गार्जियन थे उनसे पूछा गया कि पीए साहब कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि अपने आवाज पे है। बल्कि अब अभी तक दिलीप पांडे का यह बयान आया कि अभी तक हमारे सीएम और डिप्टी सीएम को परेशान किया जाता है, भाजपा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अब पीए और असिस्टेंट को परेशान किया जाता है, क्योंकि बीजेपी कहीं न कहीं लगातार बौखलाई नजर आ रही है और सीबी की ईडी की रेड करा रही है। ये बीजेपी की खतरनाक बात है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हो रहे नेता के पास रहे, लेकिन पीए और असिस्टेंट को परेशान न किया जाए, क्योंकि बीजेपी की गुजरात में सरकार नहीं बन रही, जिसकी वजह से बीजेपी परेशान करने में जुटी पड़ी है। चीज शिवम, तो ये क्या कहा जा सकता है कि जो बीजेपी की बौखलाहट है वो सिर्फ इस कारण से है क्योंकि कहीं ना कहीं गुजरात में आम आदमी पार्टी बीजेपी को कंपटीशन देती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि क्योंकि अभी गुजरात चुनाव की हम बात करें कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस तो कहीं देखने को मिल नहीं रही है, क्योंकि कांग्रेस भी उसे अब अपना पांव जमाती दिख रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी, उभरती पार्टी देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले हम दिल्ली में 3 बार सरकार बना चुके हैं, पंजाब में इस बार सरकार बनी है, और आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है कि इस बार गुजरात में भी हमारी पूरी सत्ता पे हम काबिज होंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं कोर और कसर नहीं छोड़ने देखने को मिल रहा है कि इस बार हम सत्ता पे ही काबिज होंगे। जी गुजरात चुनाव। चलिए शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक कार दुर्घटना में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी और यह हादसा इतना ज्यादा भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए थे। 2 महीने तक चली जांच पड़ताल के बाद पालघर पुलिस ने उनकी मौत की वजह का खुलासा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले में डॉक्टर अनाहिता पंडोले के पति का बयान दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि अचानक लेन बदलने के कारण यह हादसा हुआ है, जिसमें अनाहिता कार को कंट्रोल नहीं कर पाई थी और उनके पति
डेरियस पंडोले ने कहा कि अचानक लेन बदलने के कारण कार के सामने एक वाहन आ गया और अनीता तब कार पर कंट्रोल नहीं कर पाई और इस हादसे में अनाहिता का और उसका पति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि अनाहिता का अभी भी इलाज जारी है और इसीलिए उसका बयान दर्ज नहीं किया गया है। डीवाईएसपी प्रशांत परदेशी ने इस बात की जानकारी दी है। सर, साइरस मिस्त्री मामले में किन लोगों के ऊपर गुना दाखिल हुआ है? 4 सितंबर 2022 में कासा पुलिस स्टेशन के एरिया में जो एक्सीडेंट हुआ था उसके तपास में अभी तक जो भी एविडेंस सामने आए उसके तहत आज कासा पुलिस स्टेशन में IPC 304A 279 337 और 338 के तहत गुना दाखिल किया है। उसमें जो वाहन की चालक थी डॉक्टर अनाहिता पंडोल, इनके खिलाफ एक गुना दाखिल किया है। कासा पुलिस स्टेशन आगे का तपास कर रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ले साइरस मिस्त्री एक्सीडेंट मामले को लेकर बात कर ले तो पुलिस ने इस पूरे मामले में एक खुलासा किया है। एक बार खुलासे को लेकर पूरी जानकारी। बिल्कुल, साइरस मिस्त्री की मौत के बाद लगातार मुंबई की पालघर पुलिस जांच कर रही थी। इस दौरान साइरस मिस्त्री की कार चलाने वाली अनाहिता के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। इनमें सड़क पर दुर्घटना को अंजाम देने, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने, गाड़ी को तेज रफ्तार में चलाकर दूसरे की जान को खतरे में डालने की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। अनाहिता उस वक्त साइरस मिस्त्री की कार चला रही थी जिस वक्त यह हादसा हुआ। अब ऐसे में अगर अनाहिता सारे नियमों, कायदे, कानून का पालन करती तो शायद साइरस मिस्त्री की मौत नहीं होती है। इसी वजह से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और यह भी देखा जा रहा है कि अनाहिता ने जो एक्सीडेंट की लापरवाही की है उनमें किसी और का हाथ तो नहीं, क्योंकि इस मामले में अनाहिता और उनके साथ एक साथी बाल बाल बच गए थे जबकि 2 लोगों की मौत हुई थी। तो इस मामले में अब जो है कहीं कहीं पालघर पुलिस जो है कंक्लूजन तक पहुंची है और जिसमें अनाहिता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर ले साइरस मिस्त्री के एक्सीडेंट के बाद अब जो कारों की सुरक्षा है उन्हें लेकर भी जो है सवाल लगातार उठने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए साइरस मिस्त्री मर्सिडीज कार की पिछली सीट पे बैठे हुए थे। इस दौरान उनका जो सेफ्टी ब्लैडर होता है वो खुला नहीं, तो लोगों को यह समझने में टाइम लगा कि आखिरकार पिछली सीट पे बैठा हुआ शख्स सुरक्षित क्यों नहीं है। और जब आप महंगी मर्सिडीज कार खरीदते हैं, करोड़ों की आप कार खरीदते हैं, सुरक्षा जो विजन होता है उसे लोग देखते हैं, उसी वजह से महंगी कार खरीदते हैं। अगर उसके बावजूद भी लोगों की जान सुरक्षित नहीं है तो जाहिर तौर पर लोगों का सवाल लाजमी है, लोग सवाल उठाते हैं। और उस दौरान साइरस मिस्त्री की मौत के बाद लगातार लोगों ने सवाल उठाया कि मर्सिडीज जैसी महंगी कार, हाई टेक जो सुरक्षा को लेकर माने जाने वाली कार में भी अगर कोई सुरक्षित नहीं है, खासकर कार चलाने वाली कंपनी, कार बनाने वाली कंपनी के मालिक की अगर बात की जाए वह सुरक्षित नहीं है, तो यह सवाल बनता है। और लगातार सवाल भी उठे। इस मामले को लेकर परिवहन विभाग ने नए नियम भी लाए मुंबई महाराष्ट्र में कि पीछे वाली बैठे हुए शख्स को भी बेल्ट लगाना बेहद जरूरी होगा, अन्यथा फाइन की जाएगी। तो यह बिल्कुल लाजमी है। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर ले साइरस मिस्त्री को लेकर बात कर ले तो काफी कम समय में उन्होंने बुलंदियों को छुआ है। एक बार उनकी सफलता को लेकर भी पूरी जानकारी कि साइरस मिस्त्री ने किस तरीके से जो है बुलंदियों को छुआ। बिल्कुल, देखिए साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के 6वें जो है प्रेसिडेंट बने थे। हालांकि 2012 से 2016 तक वह प्रेसिडेंट रहे, लेकिन अचानक उन्हें हटा दिया गया। उसके बाद लगातार वह कोशिश जारी रखे। हालांकि टाटा सन्स के लिए वो काम करते रहे, लेकिन जिस तरह से उनकी मौत हुई है उस मौत को लेकर कई लोगों ने संदेह जताया। इसी वजह से मामला जो है जांच तक पहुंचाया गया। जांच में पता लगा कि जरूर स्पीड में डिवाइडर से टकराई है, उस स्पीड में कार को चलाने की वहां अनुमति नहीं है। तो ये सवाल खड़ा होता है और इसी वजह से
जो है इस पूरे मामले में अब मामला दर्ज किया गया, लेकिन साइरस मिस्त्री ने जिस तरह से ईमानदारी और लगन से टाटा सन्स को आगे बढ़ाया है, उसमें एक बड़ा कहीं न कहीं टाटा सन्स के लिए योगदान है। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर लें साइरस मिस्त्री एक्सीडेंट मामले को लेकर बात कर लें तो क्या और बड़े खुलासे होने की इस पूरे मामले में संभावना जताई जा रही है? देखिए, जब इस मामले में अनायका की गिरफ्तारी होगी, उनसे पूछताछ किया जाएगा, तब यह पूरा खुलासा हो पाएगा कि जो लापरवाही हुई है वो कहीं जानबूझकर नहीं हुई है। अगर हुई है तो इसके पीछे का कौन कौन जो है हाथ है, क्योंकि साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स से हटाने के बाद लगातार जो है माना जा रहा था उनके पीछे कई लोग लगे हैं, क्योंकि जिनको टाटा सन्स का प्रेसिडेंट बनना था वह लोग तो नहीं है। इस तरह की जानकारी जो है कहीं कहीं पालघर पुलिस निकालने में लगी है। हालांकि पालघर एसपी का कहना है कि इस पूरे मामले में अब पूरी टीम गंभीरता से जांच कर रही है, हर पहलुओं को बड़ी नजदीकी से देख रही है कि क्या कुछ हुआ है। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल पंजाब में 1980 के दशक के काले युग की वापसी के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह से आज राज्य में चीजें सामने आ रही हैं वो 1980 के दशक की याद दिलाती हैं और ये काफी चिंताजनक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार को पूर्ण विफलता की और निंदा की और कहा कि शुक्रवार को अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के 24 घंटे बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे उन्होंने कहा कि ये अत्यधिक चिंता का विषय है क्योंकि आप सरकार ने इस तरह की खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए ना तो कोई झुकाव दिखाया और ना ही कोई क्षमता दिखाई। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में देश विरोधी ताकतों की बढ़ती गतिविधियों का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार जब आप अपनी कमजोरियों और कमियों को बता देते हैं तो राष्ट्र विरोधी ताकतें इसका फायदा उठाने के लिए बाध्य होती हैं और पंजाब में ठीक यही हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने किसी भी ढिलाई और निष्क्रियता के खिलाफ आप सरकार को आगाह करते हुए चेतावनी दी कि मुझे 1980 के दशक की याद आ रही है जब स्थिति बिगड़ने लगी और आतंकवाद और जो है इससे और ज्यादा बिगड़ने लगा और हमें इतनी बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ी। उन्होंने कहा कि कोई कार्रवाई करने की क्या बात है, आप में से किसी ने भी शिवसेना नेता की नृशंस हत्या की निंदा तक नहीं की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हैरानी जताते हुए कहा कि इतने सारे पुलिस वालों के बीच, इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच किसी की गोली मारकर हत्या कैसे की जा सकती है, सरकार ने क्या कार्रवाई की है। उन्होंने लोगों को इस तरह मारे जाने और जिम्मेदार लोगों को मुक्त होने देने की चेतावनी देते हुए ये पूछा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमें जिस तरीके से बात कर लें कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर बात कर लें तो कल उन्होंने कहा कि राज्य में जिस तरीके की जो चीजें हैं सामने आ रही हो कहीं ना कहीं 1980 के दशक की एक बार जो है याद दिला रही है। आज इस तौर पर बात करें तो एक बड़ा मसला है ये कि अब तक इस मसले को लेकर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। देखिए, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जो पिछली बार की बात करते हुए नजर आ रहे हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा कि वो दौर मैंने देखा है, उस दौर की भी शुरुआत कहीं ना कहीं अमृतसर से हुई थी। अमृतसर में इसी तरह के इंसिडेंट होने शुरू हुए थे और अब वही चीज रिपीट हो रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी की सरकार इस चीज को इग्नोर करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने सीधे तौर पर बात का बयान दिया कि सुधीर सूरी की मौत के ऊपर ना तो कोई शोक जताया गया, ना ही कोई बड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें आम आदमी की सरकार लोगों को सेटिस्फाई करने में सेटिस्फाई करने में कामयाब नहीं हो पा रही है और ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है क्योंकि लोगों में टेंशन है, लोगों में इस मर्डर के बाद डर का माहौल बन चुका है। अमृतसर की सीधे तौर पर बात करें, दिन दिहाड़े मर्डर होता है, एक प्रोटेस्ट के स्पॉट पे मर्डर होता है और पुलिस की मौजूदगी में मर्डर होता है। ये तीनों फैक्ट बहुत बड़ी है। अगर हम कहें कि एक मैसेज भेजते हैं कि या तो हमलावरों को किसी का डर नहीं है या फिर पुलिस कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है और इसी चीज को बार बार पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दोहरा रहे हैं। उन्होंने चीज कही कि अगर समय रहते इस चीज को नहीं रोका गया तो पंजाब में 84 जैसा हाल दोबारा हो सकता है और अब तक पंजाब पिछले 84 के असर से हम कह सकते हैं कि उभरा नहीं है और दोबारा अगर ऐसा माहौल देखना पड़ा तो पंजाब के लिए बहुत बुरा दौर शुरू हो जाएगा। जी अमित, वहीं बात कर ले, 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है नेता सुधीर सूरी की
मौत को, और अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती। कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम यहाँ पर हो रहा है। देखिए सीधे तौर पर हम कहें कि जो मेन शूटर है, या हम कहें जिसने 5 गोलियां सुधीर सूरीवाली, उसको ऑन स्पॉट ही अरेस्ट कर लिया गया था। वो गोली मार के पकड़ के घर में भाग रहा था, वहां पर पुलिस ने और लोगों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया। यहाँ पे जो कि सुधीर सूरी के साथ जो लोग थे, उन्होंने वहां पे भी सवाल खड़े किए कि आखिर एक प्रोटेस्ट स्पॉट पे जहां पे पुलिस खड़ी है, पुलिस से बातचीत कर रही है, अगर आप वीडियो देखें जो सामने आ रही है उसमें जी साफ साफ नजर आ रही है कि एक तरफ सुधीर सूरी के साथ जो एक व्यक्ति है वो पुलिस से उस वक्त बात कर रहे थे जब अचानक से गोलियां चली। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर पुलिस की मौजूदगी में एक शख्स स्पॉट पे पहुंचता है, बंदूक निकालता है और एक के बाद एक 5 गोलियां चला देता है। ये एक बड़ा सवाल है। उसके बाद से हम कह सकते हैं कि अभी तक और कोई बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से नहीं किया गया। पुलिस की तरफ से पहले ये चीज बताई गई थी कि एक आपसी रंजिश की बात की गई थी कि वहां पे जिस व्यक्ति ने गोली चलाई उसकी दुकान है और उसने गुस्से में आके कि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है तब उसने गोली चलाई। पर सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं कि क्या एक प्रोटेस्ट रोड ब्लॉक होने से इतना गुस्सा आ सकता है, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करे। तो ये व्यक्ति की गाड़ी से अलग अलग हिंदू नेताओं की फोटोज भी निकली है, ये दूसरा बड़ा सवाल खड़ा करता है। अपनी तरफ से पुलिस अभी छानबीन कर रही है। हम कह सकते हैं कि बकायदा पंजाब की डीजीपी गौरव यादव जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ वो उसी दिन यहाँ से निकल गए थे, करीब 9:30 बजे, और रात को वहां पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने मौके का पूरा जायजा लिया और खुद सुनिश्चित किया है कि जो बनती कार्रवाई वो की जाएगी। पर सवाल खड़े बहुत उठ चुके हैं कि क्या पुलिस पहले इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जानकारी सामने आ रही है कि सुधीर सूरी के ऊपर हमले की इंटीमेशन सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से दी गई थी। पर इसके ऊपर लेकर हम कह सकते हैं कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि क्या कोई जानकारी आई थी या नहीं आई थी, क्योंकि अगर आई थी तो ये पंजाब पुलिस की एक बहुत बड़ी लापरवाही है, और अगर नहीं आई थी तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऑन स्पॉट अचानक से एक बड़े हिंदू चेहरे के ऊपर दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है। तो ये क्यों? क्योंकि उनके साथ उनकी खुद की सिक्योरिटी होती है, 15 से 20 पुलिसकर्मी उनके साथ होते हैं। जब डीजीपी से पूछा गया कितने व्यक्ति, तो उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी एजेंसी हम कभी डिस्क्लोज नहीं करते कि कितने पुलिसकर्मी है। पर ऐसे जब कह सकते हैं कि उनका मर्डर दिन दहाड़े हो जाता है, तो कई सवाल है। और इसको लेकर हम कह सकते हैं कि विपक्ष अब लगातार सरकार को घेर रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक ना तो कोई इसके ऊपर शोक जताया गया है, ना ही कोई स्टेटमेंट रिलीज की गई है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो या किसी भी चीज को लेकर। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अमित, वही बात कर ले जाए पंजाब की, तो पंजाब में जिस तरीके से हत्याओं का दौर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। बात अगर सिद्धू मूसेवाला की कर ली जाए, उसके बाद एक सिंगर की, और उस पर भी हमला किया गया था, पंजाबी सिंगर पर भी हमला किया गया था, और उसके बाद शिवसेना नेता सुधीर सूरी पर भी हमला किया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। कितनी छवि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो है प्रभावित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला केस में देखा गया था कि काफी छवि जो है आम आदमी पार्टी की नीचे गिरती हुई नजर आई थी। पर लगातार हत्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कितना प्रभावित हो सकती है आम आदमी पार्टी की छवि? आदमी की इमेज को एक मेजर हिट लगा है। अब ये नहीं कह सकते सिर्फ कि अभी सिद्धू से, मैं कह सकता हूँ कि जब से सिद्धू मूसेवाला मर्डर इंसिडेंट हुआ उसके बाद से जितने भी हमले हुए हैं, चाहे पंजाब पुलिस जितना भी कहते हैं हमने ये वाले मॉड्यूल बस्ट कर दिया, हमने इतने लोगों को पकड़ लिया, पर अगर एक भी इंसिडेंट होता है तो वो डायरेक्ट सरकार की इमेज के ऊपर सवाल खड़े कर देता है। अब पहले हम कह सकते हैं सिद्धू मूसेवाला, उसके बाद एक और पंजाबी सिंगर के ऊपर हमला हो जाता है, और फाइनली हम कह सकते हैं कि अब सुधीर सूरी जो एक बड़ा हिंदू चेहरा थे, देखिए कहीं ना कहीं हम इससे पुलिस सीधे तौर पे कहते हैं कि इसे कम्युनल एंगल ना दिया जाए, क्योंकि हम इसे भी कंसिडर कर रहे हैं। और बहुत हद तक ये बात सही भी है कि इसे कम्युनल एंगल अभी देने की जरूरत नहीं है, कि जब तक पुख्ता सबूत सामने नहीं आते। पर लोगों के बीच में वहम फैलना शुरू हो चुका है कि आखिर ये इंसिडेंट हुआ क्यों। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पंजाब में इस वक्त जो स्थिति बन चुकी है वो इस चीज को दर्शाती है कि कम्युनल एंगल के चलते, या फिर कहेंगे कम्युनल डिसहार्मनी के चलते ये मर्डर किया गया है। प्रोटेस्ट एक हिंदू मंदिर के आगे हो रहा था, हिंदुओं के द्वारा हो रहा था, कह सकते हैं कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को कूड़े में रखने के चलते में हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े थे। उन सब चीजों को देखते हुए अभी फैक्ट फाइंडिंग हो रही है, और ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर करने की जरूरत है कि जो मर्डर किया गया और जिसके द्वारा मर्डर किया गया, क्या उसने ये सिर्फ एक पर्सनल रंजिश, पर्सनल गुस्से में आके किया, या फिर इसका कोई और कारण था। ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि अगर कोई और कारण था तो पंजाब के लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं 84 के दंगे से सामने आ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कई चीजें, कई पर्सपेक्टिव्स दोबारा से नजर आएंगे, और हम कह सकते हैं कि जो दौर खारतूत का दौर देखने मिला था वो इसको दोबारा से आ सकता है, और वो दौर किसी के लिए अच्छा नहीं था, ना ही इंडस्ट्री के लिए, ना ही आम जनता के लिए। तो अमित, क्या कहा जा सकता है कुल मिलाकर जो कंक्लूजन निकला है, तो क्या कहा जा सकता है कि पंजाब सरकार जो लगातार हत्याएं बढ़ रही है पंजाब में, उसे कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है? देखिए पंजाब सरकार, मैं ऐसा ये नहीं कह सकते कि विफल नजर आ रही है। देखिए पंजाब सरकार अपनी तरफ से बर्स्ट कर रही है, पंजाब सरकार अपनी तरफ से गैंगस्टर्स को अरेस्ट कर रही है,
स्लीपर मॉड्यूल उनको जो सपोर्ट देते हैं उन सबको पकड़ा जा रहा है। पर सवाल यहाँ पे यही आ रहा है कि वो सफिशिएंट है? क्यों देखिए, एक इंसिडेंट होता है और पूरे पंजाब का माहौल खराब हो जाता है। आपको ये चीज याद रखनी होगी कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट होने के नाते हमारे पास बहुत ज्यादा कारण होते हैं कि बहुत जल्दी पंजाब अनस्टेबल हो सकता है, इसलिए बहुत चीजों का ध्यान रखना होगा। चाहे वो हम कह सकते हैं कि क्रॉस बॉर्डर गतिविधियां हो, चाहे हम आतंकवादियों की बात कर ले जो पंजाब का माहौल खराब रखना चाहते हैं, या फिर उन लोगों की बात कर ले जो नशा क्रॉस बॉर्डर लाते हैं, वो भी चाहते हैं कि पंजाब का माहौल खराब रहे ताकि उनको अपने बुरे इरादों में कोई रोके ना। क्योंकि इंटरनल इंस्टेबिलिटी इतनी हो जाएगी, सरकार इंटरनल स्टेबिलिटी लाने में ही लगी रह जाएगी और जो क्रॉस बॉर्डर गतिविधियां हो रही है उसके ऊपर नकेल ना लगा सके। तो इन सब चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा अगर हम कहें कि बारीकी से जांच करने की जरूरत है। और जब तक बारीकी से जांच होकर क्लियर नहीं होता कि आखिर मर्डर हुआ क्यों, क्या ये एक हीट ऑफ द मूवमेंट मर्डर था, तो इसका बहुत अलग मायने निकलता है। पर अगर ये प्री प्लान मर्डर था तो इसका एक और अलग मतलब जाएगा, क्योंकि अगर एक प्री प्लान मर्डर था तो पंजाब के, हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि हार्मनी के लिए और पंजाब के जो कम्युनल हार्मनी जो हम कह सकते हैं पंजाब के सभी रिलीजियस के बीच में जो हार्मनी है उसके लिए एक खतरनाक मैसेज है। क्योंकि अगर ये प्री प्लान मर्डर था तो कोई जानबूझकर पंजाब की कम्युनल हार्मनी खराब करना चाहता है। चलिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको। हिमाचल में गृह मंत्री अमित शाह जिला कांगड़ा के नगरोटा में हनुमान मंदिर दर्शन के बाद जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे और सभा स्थल ठारू मैदान नगरोटा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तत्पश्चात जिला कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र जसवा प्रागपुर में सभा स्थल नक्की खड्ड में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद जिला ऊना के ऊना विधानसभा क्षेत्र में सभा स्थल महतपुरी टैक्सी स्टैंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसंपर्क अभियान में भाग लेंगे और ऊना जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पीटर हॉफ शिमला में दृष्टि पत्र 2022 का विमोचन कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद जिला कुल्लू के आनी विधानसभा क्षेत्र में सभा स्थल रामलीला मैदान निर्मंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके पश्चात दोपहर बाद जिला मंडी के नेर चौक बाजार में महाजनसंपर्क अभियान में भाग लेंगे। वहीं अगर बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की कर ली जाए तो आज मंत्री शिमला के पीटर हॉफ में भाजपा के दृष्टि पत्र विमोचन कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके पश्चात विधानसभा सुजानपुर के भलेट में जनसभा को संबोधित करेंगे। तत्पश्चात गांव करोट में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद चबूतरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह कांगड़ा दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इसी के साथ जनसंपर्क अभियान में भी वो हिस्सा लेंगे। और वहीं बात अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कर ली जाए तो आज वो दृष्टिगत 2022 विमोचन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अगर बात कर ली जाए तो वो भी विमोचन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद जनसभाओं को संबोधित करने का दौर जो है लगातार जारी रहेगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अमित शाह जो है लगातार हिमाचल का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव को जीता जाए और लगातार अपने स्टार प्रचारक हिमाचल में उनके दौरे करवा रही है। ऐसे में अमित शाह का आज क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कहां-कहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जनसंपर्क अभियान में आज वो हिस्सा लेने वाले हैं, तो एक बार पूरी जानकारी। आज जो है हिमाचल प्रदेश में पहले भाजपा है अपना चुनावी घोषणा पत्र वो जारी करेगी। उसके बाद महासंपर्क अभियान का नाम उन्होंने दिया है, उसकी शुरुआत वो आज से करने जा रही है और इसमें जो आगाज करेंगे अमित शाह केंद्रीय मंत्री जिला कांगड़ा के नगरोटा से करेंगे। पहले वो हनुमान मंदिर है वहाँ पे उसके दर्शन करेंगे। उसके बाद अभियान में शामिल होंगे। यहाँ ठारू मैदान है नगरोटा में, वहाँ पर वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद कांगड़ा के जसवा प्रागपुर में नक्की खड्ड में जनसभा करेंगे। उसके बाद तीसरी जो उनकी जनसभा को ऊना विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जो शाम को है वो जनसंपर्क अभियान में भाग लेंगे। वो ऊना जिले के जो 5 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद जो चुनावी तैयारियों की फीडबैक भी लेंगे और जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। आप आज देखेंगे कि भाजपा जो है आज अपना जनसंपर्क अभियान आज से शुरू करने जा रही है, क्योंकि आज वो जो है अभी कुछ ही देर में अपना जो चुनावी घोषणा पत्र है वो जारी करेगी। उसके बाद जो तमाम बड़े नेता है वो आज बिल्कुल फील्ड में उतर जाएंगे और चुनावी जनसभाओं के अलावा वो घर घर जाके लोगों से मिलेंगे और अपना जो चुनावी घोषणा पत्र है वो वहाँ पे लोगों को देंगे।
वहीं बात कर ली जाए सीएम जयराम ठाकुर की और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार की, तो कहां पर ये लोग जनसभा करने वाले हैं और कहां पर रैलियों में ये शामिल होने वाले हैं। जिस तरीके से आज विमोचन कार्यक्रम में सीएम और अनुराग ठाकुर दोनों जो है उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, तो एक बार इन सभी लोगों का दिन भर में आज क्या क्या शेड्यूल रहेगा, एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। पहले तो आज सुबह 10 बजे ये सब लोग जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है ये शिमला में मौजूद रहेंगे। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष है और सांसद डॉक्टर सिकंदर, ये सब आज 10 बजे होटल पिट्रॉफ है वहाँ पर अपना जो चुनावी घोषणा पत्र है भाजपा को वो एक विमोचन करेंगे उसका, और उसके बाद जो पूरी फौज है वो फील्ड में उतर जाएगी। इसमें आपको बताएं कि जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर वो कुल्लू और मंडी में जनसंपर्क अभियान में भाग लेंगे और उसके बाद जो सुजानपुर में अनुराग ठाकुर जो है वो फ्लेट में जनसभा करेंगे और उसके बाद वो गाँव करेट है, चबूतरा, कुटेड़ा, यहाँ पे जो जनसभाएं करेंगे और शाम को वो जो है नॉन है देईदा नॉन वहाँ पे उनकी जनसभा है। इसके अलावा सराहाकर में जनसभा के बाद वो कोट गांव में एक बड़ी रैली को जो है संबोधित करेंगे। जो सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार है वो हमीरपुर में रहने वाले हैं। आज हमीरपुर के नादौन में उनका महा जनसंपर्क अभियान होगा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो भाजपा के महा जनसंपर्क अभियान में भी वो भी भाग लेने यहाँ शिमला पहुंचेंगे और वो कुल्लू में जो है महा जनसंपर्क अभियान में भाग लेंगे। टीना जी, वहीं बात कर ली जाए जैसे जिस तरीके से लगातार बीजेपी अपने स्टार प्रचारक, जो बड़े बड़े स्टार प्रचारक है, चाहे पीएम मोदी का नाम ले लीजिए, अमित शाह का नाम ले लीजिए, अनुराग ठाकुर का नाम ले लीजिए या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री जहां पर बीजेपी की सरकार है, तो लगातार अपने बड़े बड़े स्टार प्रचारकों के जो दौरे हैं हिमाचल में बीजेपी द्वारा कराए जा रहे हैं। तो ऐसी इसी कड़ी में अगर बात कांग्रेस की कर ली जाए तो कांग्रेस का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। कांग्रेस में जो प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह वो अलग अलग दौरों पर आज निकलेंगे और सुखविंदर सिंह सुक्खू है, मुकेश अग्निहोत्री हैं, वो लोग प्रचार की कमान संभालेंगे। हालांकि जो बहुत बड़े कोई नेता है ऐसा कांग्रेस की तरफ से बहुत ज्यादा नहीं किया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि जिस दिन प्रचार का अंतिम दिन है 10 नवंबर को प्रियंका गांधी शिमला पहुंचेंगे और यहाँ एक बड़ी जनसभा जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे, साथ ही रोड शो में भाग लेंगे और उसके बाद तमाम जो बड़े नेता हैं वो शिमला में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उसके कुल मिलाकर आज जो है बीजेपी के जो बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं वो हिमाचल पहुंचेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। विमोचन कार्यक्रम आज बीजेपी करने वाली है जहां पर अपना घोषणा पत्र वो जारी करने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद टीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए और सभी सचिव अपने विभागों की रिक्तियों की सूचना 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध करवाएं, जिसमें सभी विभागों के कुल पदों का विवरण, वर्तमान में कार्यरत और रिक्त पदों का पूरा विवरण शामिल हो। सचिवालय में शनिवार को अधिकारियों की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रोजगार और स्वरोजगार के लिए सेवा योजना और कौशल विकास विभाग द्वारा नियमित रोजगार मेलों का आयोजन किया जाए, जिसमें औद्योगिक संगठनों का भी सहयोग किया जाए, जिससे राज्य के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए विभागों की फाइलें शासन स्तर पर अनावश्यक रूप से लंबित न रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से भी संज्ञान लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के जो अधियाचन आयोग को भेजे जाने हैं उनका परीक्षण कर यथाशीघ्र उन्हें भेजा जाए और अधियाचन भेजने से पहले सभी आवश्यक औपचारिकताएं भली भांति पूरी की जाए ताकि भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी आ सके। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभागीय स्तर पर तेजी से कार्य किए जाए। ये सुनिश्चित करना भी विभागीय अधिकारियों का दायित्व है। इसके लिए विभागों को अपनी अपनी कार्यप्रणाली में और सुधार लाने होंगे और विभागीय उपयोगिता के दृष्टिगत आवश्यक और महत्वपूर्ण प्रकृति पदों को शीघ्रता से भरे जाने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, जिस तरीके से बात कर ले, कल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक की और बैठक में आपको बता दें कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए। एक बार इन दिशा निर्देशों को लेकर पूरी जानकारी। बिल्कुल
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पद संभाला था तभी ये बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, कोई भी फाइल जो है लंबित नहीं रहेगी, अधिकारी जो है शीघ्र फाइलों पर एक्शन लेंगे और लोगों की परेशानी दूर करेंगे। तो इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल एक बैठक की है अधिकारियों के साथ और बिल्कुल साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी फाइल जो है ज्यादा समय तक लंबित नहीं रहनी चाहिए। जिन जिन विभागों में जो विभागीय वहाँ पर सचिव मौजूद थे उनको बिल्कुल साफ तौर पर ये बताया गया है कि जिन विभागों में भी जो रिक्तियां हैं उनका जो है डाटा एक हफ्ते में उपलब्ध कराया जाए ताकि रिक्तियों को शीघ्र भरा जा सके। और बिल्कुल साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बात भी दोहराई है कि कोई भी फाइल अगर शासन में आती है तो उसे लंबित ना रखा जाए, बल्कि जो विभागों की फाइल कामकाज के सिलसिले में या कामकाज के लिहाज से आती है उनको उन पर तत्पर कार्रवाई की जाए। तो एक बार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साबित कर दिया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं को लेकर और रिक्त पदों को लेकर कितने सजग हैं। इसी क्रम में उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर जल्द से जल्द जो नियुक्तियां हैं वो कराने के आदेश दिए हैं। निशा, तारिक, वही बात कर ली जाए पहाड़ी क्षेत्रों की, तो जिस तरीके से रोजगार की समस्या हमेशा एक मुद्दा यहाँ पर बना रहता है, तो ऐसे में रोजगार मेले को लेकर भी जो है बात कही गई है, एक बार से लेकर भी पूरी जानकारी। जी बिल्कुल निशा, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो रिक्तियां हैं उनको रोजगार मेले से भरा जाए, क्योंकि अक्सर जो है उत्तराखंड। चलिए तारिक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए, हमारे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।